नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। नमस्कार। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो भारत में मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी। सिर्फ व्यापारी बनकर। हाँ, सिर्फ व्यापारी। लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर ये व्यापारियों की कंपनी बंगाल की सरकार बन बैठी। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यही सबसे दिलचस्प बात है। आज हमारे पास जो स्रोत है, हम उन्हीं से इसका जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी किसी एक लड़ाई या किसी एक राजा की हार की नहीं है। ये शतरंज की एक ऐसी बाजी है जो कई सालों तक खेली गई, जिसमें व्यापार, धोखा, लालच और राजनीति मतलब सब कुछ शामिल था। इसकी जड़ें प्लासी की लड़ाई से भी ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1756 से। बंगाल की गद्दी पर एक नया युवा नवाब बैठा है, सिराजुद्दौला। हाँ। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उसके लिए गेम ऑफ थ्रोन्स वाला माहौल पहले दिन से ही तैयार था। एकदम सही कहा आपने। सिराज सिर्फ 23 साल का था और उसे गद्दी संभालते ही अपने ही लोगों से खतरा था। अच्छा। एक तरफ उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, दूसरी तरफ उसका चचेरा भाई जो पूर्णिया का गवर्नर था, और सबसे बड़ा खतरा तो दरबार के अंदर ही बैठा था। कौन? जगत सेठ का परिवार। जगत सेठ? ये नाम तो बहुत सुना है। ये कितने प्रभावशाली थे? आप अंदाजा लगाइए, वो उस समय के भारत के सबसे अमीर बैंकर थे। कुछ अनुमानों के मुताबिक उनकी संपत्ति आज के हिसाब से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होती। $1 ट्रिलियन? हाँ, उनका बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण था। तो सिराज चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, और इसी अंदरूनी कलह ने अंग्रेजों को अपना खेल खेलने का मौका दे दिया। लेकिन अंग्रेजों और नवाब के बीच झगड़े की असली वजह क्या थी? ये सिर्फ सिराज के आने के बाद शुरू हुआ या पहले से ही तनाव चल रहा था? नहीं, तनाव की बुनियाद तो बहुत पहले 1717 में ही रख दी गई थी। अच्छा। तब मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को एक फरमान, यानी एक शाही आदेश दिया था। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा? मतलब ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा क्या था इस फरमान में? इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में लगभग टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया। टैक्स फ्री? हाँ, उन्हें सिर्फ 3000 रुपए की एक सालाना रकम देनी थी, और बदले में वो जितना चाहें उतना सामान बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए ला ले जा सकते थे। बाप रे। इसके लिए उन्हें दस्तक नाम का एक पास जारी करने का अधिकार मिला। अच्छा, तो ये दस्तक ही सारे फसाद की जड़ बना? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। समस्या ये थी कि ये दस्तक सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था। लेकिन कंपनी के अधिकारी, जिन्हें कंपनी बहुत कम तनख्वाह देती थी, वो अपना खुद का भी व्यापार करते थे। तो उन्होंने अपने निजी सामान को भी कंपनी का बताकर दस्तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनी की अपनी पॉलिसी ही ऐसी थी कि वो अपने कर्मचारियों को कम पैसे देती थी। हाँ। और उन्हें निजी व्यापार करने के लिए बढ़ावा देती थी। तो एक तरह से कंपनी ने खुद ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जहां भ्रष्टाचार होना तय था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई हादसा नहीं था, ये सिस्टम का ही एक हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी के अधिकारी तो अमीर होते गए, लेकिन नवाब का खजाना खाली होता रहा, क्योंकि उसे टैक्स मिल ही नहीं रहा था। बिल्कुल। ये नवाब की संप्रभुता पर सीधा हमला था। तो एक तरफ ये आर्थिक नुकसान, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी किलेबंदी भी शुरू कर दी थी। ये तो सीधे सीधे नवाब को चुनौती देने जैसा था। हाँ, और वो नवाब के दुश्मनों को अपनी यहाँ शरण भी दे रहे थे। सिराज के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने कलकत्ता पर हमला करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी की घटना का जिक्र आता है। कहा जाता है कि नवाब ने कई अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस घटना का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। अच्छा। हो सकता है कुछ लोग मारे गए हों, लेकिन वो जो कहानी है कि 146 में से 123 लोग मर गए, वो शायद मनगढ़ंत थे। तो फिर इसे इतना उछाला क्यों गया? प्रोपेगेंडा। सच्चाई से ज्यादा जरूरी था इसका प्रोपेगेंडा मूल्य। अंग्रेजों ने इस कहानी का इस्तेमाल करके पूरे इंग्लैंड में नवाब के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया। तो कलकत्ता पर नवाब का कब्जा हो गया, और ब्लैक होल की घटना ने अंग्रेजों को एक बहाना दे दिया। मुझे लगता है यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरता है। बिल्कुल। रॉबर्ट क्लाइव। मद्रास से सेना लेकर वो बंगाल पहुंचा, लेकिन क्लाइव सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था।
उसे समझ आ गया था कि सिराज को मैदान में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने साजिश का जाल बुना। और इस साजिश में उसने नवाब के ही सबसे भरोसेमंद लोगों को शामिल कर लिया। हाँ, उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया और उसे नवाब बनाने का लालच दिया। जगत सेठ और दूसरे बड़े दरबारी तो पहले से ही सिराज से नाखुश थे। तो सब मिल गए। इन सब ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया। तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में जो हुआ वो लड़ाई नहीं थी, वो एक फिक्स मैच था। मतलब ये एक सैन्य जीत थी ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक धोखा था। 100%। लड़ाई शुरू हुई और नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर के अधीन था चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। अरे! सिराज घबरा गया। उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है और वो मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। तो इस तथाकथित जीत का असर क्या हुआ? बंगाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका असर बहुत बड़ा और विनाशकारी था। मीर जाफर को नाम का नवाब बना दिया गया, लेकिन असली सत्ता क्लाइव के हाथों में थी। बंगाल की लूट शुरू हो गई। लूट? किस तरह की? कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी मिल गई, यानी वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार। क्लाइव और दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को तोहफों के नाम पर करोड़ों रुपए मिले। तोहफे या सीधी सीधी रिश्वत? आप इसे कुछ भी कह सकती हैं। क्लाइव के लिए तो ये जैकपॉट था। वो जब इंग्लैंड वापस गया तो उसने अपनी जागीर का नाम ही प्लासी रख दिया। अच्छा। वो अपनी पूरी जिंदगी उस एक दिन की कमाई पर जिया। बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, अब कंपनी के लिए सोने की खान बन चुका था। लेकिन एक कठपुतली को नचाना भी हमेशा आसान नहीं होता। मीर जाफर ज्यादा दिन तक कंपनी की तिजोरी नहीं भर सका, है ना? नहीं भर सका। कंपनी की पैसों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। मीर जाफर का खजाना खाली हो गया। जब उसने और पैसे देने में आनाकानी की तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। कमाल है, उन्हें लगा कि मीर कासिम एक बेहतर कठपुतली साबित होगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मीर कासिम एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी शासक था। उसे समझ आ गया था कि जब तक वो कलकत्ता के पास मुर्शिदाबाद में रहेगा, वो कंपनी के चुंगल से नहीं निकल पाएगा। तो उसने क्या किया? इसलिए उसने अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर ली। ये तो एक बड़ा कदम था। उसने और क्या सुधार किए? उसने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी शुरू की, बंदूकें और तोपें बनाने के कारखाने लगवाए और सबसे बड़ी बात, उसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की ठान ली। उस वक्त तक तो हालात और बिगड़ गए होंगे। बहुत ज्यादा। उस समय तक तो कंपनी के लोग इन दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे थे। अच्छा, ये एक नया एंगल है। ये कैसे काम करता था? बहुत आसान था। मान लीजिए एक भारतीय व्यापारी को नवाब को 100 रुपए का टैक्स देना है। ठीक है। कंपनी का एक कर्मचारी उसे 50 रुपए में दस्तक बेच देता था। तो व्यापारी को 50 रुपए का फायदा हुआ और कंपनी के कर्मचारी को बैठे बिठाए 50 रुपए मिल गए। और नवाब के खजाने को 100 रुपए का पूरा नुकसान हुआ। बिल्कुल। वाह! मतलब चारों तरफ से नवाब को ही लूटा जा रहा था। तो मीर कासिम ने इसे कैसे रोका? उसने पहले कंपनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या किया उसने? उसने बंगाल में हर तरह के व्यापार पर से सारे टैक्स ही खत्म कर दिए। क्या बात है! ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब उसने अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार, उनका टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार ही छीन लिया। उसने खेल का मैदान ही बराबर कर दिया। बिल्कुल। अब भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी एक ही स्तर पर आ गए। लेकिन कंपनी को ये कैसे बर्दाश्त होता? उनका तो सारा फायदा ही खत्म हो गया। यहीं से मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। और जाहिर है मीर कासिम कंपनी की संगठित सेना के सामने टिक नहीं पाया। हाँ, वो लड़ाइयों में हार गया और उसे भागकर अवध जाना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अच्छा। वहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया। तो अब मैदान में 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ थीं, एक व्यापारिक कंपनी के खिलाफ। यहीं से 1764 की बक्सर की लड़ाई की जमीन तैयार हुई। और ये लड़ाई प्लासी से बिल्कुल अलग थी। प्लासी एक धोखा था, बक्सर एक असली जंग थी। हाँ। एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की करीब 8000 की सेना थी और दूसरी तरफ तीनों भारतीय शासकों की लगभग 40,000 की विशाल सेना। कागज पर तो भारतीय गठबंधन की जीत पक्की लग रही थी। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। कंपनी की छोटी लेकिन बेहतर अनुशासित और बेहतर प्रशिक्षित सेना ने इस विशाल गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया। तो बक्सर की जीत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 1000 गुना ज्यादा। बक्सर की जीत ने यह साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ साजिश ही नहीं कर सकती, बल्कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतों को खुले मैदान में भी हरा सकती है। इसने
18वीं सदी की भारतीय सेनाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। तो एक असली सैन्य जीत के बाद अब कंपनी को बंगाल पर कब्जा करने से कौन रोक सकता था? कोई नहीं। लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्लाइव वापस बंगाल का गवर्नर बनकर आया और उसने ये संधि की। अच्छा। इसके तहत मुगल बादशाह, जो अब सिर्फ नाम का शासक रह गया था, उसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, खासकर अगर कोई सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो। बहुत महत्वपूर्ण। दीवानी का मतलब है राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ओके। और निजामत का मतलब है प्रशासन, पुलिस और न्याय व्यवस्था चलाना। तो इलाहाबाद की संधि से कंपनी को पूरे प्रांत से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। और बदले में बादशाह को? बदले में बादशाह को 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन दी गई। और यहीं से क्लाइव ने बंगाल में उस मशहूर दोहरी सरकार या ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था शुरू की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और कह सकते हैं क्रूर है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं, कंपनी के पास थे सारे अधिकार लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। और नवाब? और नवाब के पास थे सारी जिम्मेदारियां लेकिन कोई अधिकार नहीं। ये कैसे मुमकिन है? जरा इसे और आसान करके समझाइए। देखिए, दीवानी यानी टैक्स वसूलने का काम तो कंपनी ने सीधे अपने हाथ में ले लिया, तो सारा पैसा कंपनी की तिजोरी में जा रहा था। ठीक है। लेकिन निजामत मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी कागज पर नवाब की थी। मतलब कानून व्यवस्था, सड़कें, न्याय, लोगों की भलाई, ये सब नवाब के काम थे। हाँ, ये सब नवाब के काम थे। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो कंपनी ले जा रही थी। सही बात है। नवाब को बस एक छोटी सी पेंशन मिलती थी, जिससे वो अपने महल का खर्च भी मुश्किल से चला पाता था। तो असल में प्रशासन पर भी कंपनी का ही नियंत्रण था, लेकिन जिम्मेदारी नवाब के माथे पर थी। बाप रे। तो कंपनी सिर्फ पैसा चूस रही थी, लेकिन खेती, सिंचाई या लोगों की भलाई में एक पैसा भी नहीं लगा रही थी। और बेचारे नवाब के पास तो कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल। ये लूट का एक परफेक्ट सिस्टम था। अगर बंगाल में कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट कंपनी का, और अगर कुछ बुरा हो, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़े या सूखा पड़े, तो बदनामी नवाब की। इसी दौर को इतिहासकार बंगाल में शोषण का सबसे बुरा दौर कहते हैं। और इसी सिस्टम का नतीजा था 1770 का वो भयानक अकाल। ये उसी का सीधा नतीजा था। ये एक मानव निर्मित आपदा थी। मानव निर्मित? हाँ। कंपनी के एजेंटों ने इतनी बेरहमी से टैक्स वसूला कि किसानों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। जब बारिश कम हुई और फसल खराब हुई, तो न तो नवाब की सरकार के पास लोगों की मदद करने के लिए अनाज भंडार थे और न ही कंपनी को कोई परवाह थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के लगभग 1/3 आबादी, यानी करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 10 साल के अंदर 1757 से 1765 तक एक व्यापारिक कंपनी ने धोखेबाजी, सैन्य ताकत और एक शातिर प्रशासनिक चाल के दम पर भारत के सबसे अमीर सूबे को पूरी तरह अपने चंगुल में ले लिया और उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। और इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे एक छोटे से व्यापारिक अधिकार दस्तक के दुरुपयोग से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे एक पूरे देश की गुलामी की वजह बन गया। ये आर्थिक शोषण के जरिए राजनीतिक सत्ता हथियाने का एक क्लासिक उदाहरण है। वाकई एक हैरान कर देने वाली कहानी है। हमारे आज के स्रोत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अंग्रेजों ने नियंत्रण कैसे स्थापित किया, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या? अगर मीर कासिम जैसा एक काबिल शासक जो अपनी सेना और प्रशासन को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ और साल मिल जाते तो क्या तस्वीर कुछ और हो सकती थी? क्या वो मराठों या दूसरी भारतीय शक्तियों को अपने साथ मिलाकर इस कंपनी राज को रोक सकता था? क्या तब भारत का इतिहास कुछ और होता?